कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग गुड एंड फाइन होंगे, घर पे होंगे और लॉकडाउन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं रिव्यू करना चाहता हूँ डोमिनार 400 का। काफ़ी टाइम से डोमिनार 400 का रिव्यू करना चाह रहा था, लेकिन जॉब से टाइम नहीं लग पा रहा था। कभी मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था, कभी सुरेश भाई को टाइम नहीं लग पा रहा था। तो अभी लॉकडाउन जैसे घर पे फ्री बैठे थे, तो सुरेश भाई से मैंने रिक्वेस्ट की क्यों ना डोमिनार 400 का रिव्यू किया जाए। और वो बोले कि ये एकदम से बढ़िया टाइम है, एक बिल्कुल राइट टाइम है रिव्यू करने का, क्योंकि अभी फ्री तो है ही है। और जो कुछ भाई अपने अभी अप्रैल के बाद बाइक परचेज करना चाहते हैं, तो उनके डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। जो मेन बात है, जो सुरेश भाई है वो अपने मैकेनिकल इंजीनियर है, और एक इंजीनियर आदमी आपको बहुत ही बढ़िया रिव्यू दे सकता है किसी भी बाइक का या किसी भी गाड़ी का। क्योंकि बाहर से देखने में बाइक कुछ अच्छी लगती है, लेकिन अंदर क्या है बाइक के, वो एक जो इंजीनियर आदमी है और जो चला भी रहा है उसको, वो आपको बता सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगा सुरेश भाई का, और थैंक यू करना चाहूंगा कि वो फोन पे रिव्यू देने के लिए रेडी हो गए हैं। धन्यवाद नरेश जी, आपने मुझे अपने चैनल पर डोमिनार का रिव्यू करने का मौका दिया। धन्यवाद। सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप डोमिनार लेके कितने सेटिस्फाई हो, और उससे पहले आपने कौन कौन सी बाइक चलाई है? जी हाँ नरेश जी, मैं डोमिनार लेके बहुत खुश हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी बाइक्स रखी हैं, बहुत सारी कारें रखी हैं। अभी मेरे पास स्कॉर्पियो है टॉप मॉडल, और मैंने 1994 में साइकिल से अपने आप को अपग्रेड किया मोटरसाइकिल पे, और तब मैं सुजुकी AX100 लेके आया। सुजुकी AX100 के बाद उसके बाद मैंने बुलेट मैचिज्मो रखी, और 2004 में मैंने कार खरीद ली, और कारें भी बदलते बदलते फिर स्कॉर्पियो ली मैंने। लेकिन साथ साथ मेरे पास कोई बाइक नहीं रही, और कुछ टाइम के बाद मैंने बाइक्स रखी साथ में। पहले छोटी बाइक रखने की कोशिश की, स्प्लेंडर, फिर अपाचे, तो वो चली नहीं मेरे से, और फिर मैं बुलेट लेके आया 2 साल पहले। नई बुलेट मैंने खरीदी क्लासिक 350 डबल डिस्क ब्रेक में, लेकिन उसमें मुझे कुछ कमियां लगी, और उसके बाद मैंने अब पिछले साल अपने आप को डोमिनार पे अपग्रेड कर लिया था। डोमिनार के रिव्यूज़ मैंने पहले देखे थे, और बुलेट मैंने सिर्फ इसलिए ली थी कि अगर मेरे से ना चलाई गई, क्योंकि मेरी सारी दिनचर्या जो है वो कार में होती है, मैंने शौकिया रखनी थी बाइक, और मैंने इसलिए वो डोमिनार नहीं ली, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी कम है, और मैंने बुलेट ली। लेकिन वो मैंने चलाई काफ़ी, और फिर मैंने 6 महीने चला के ही अपने आप को अपग्रेड कर लिया, और मैंने ये डोमिनार ले ली, और अब मैं डोमिनार से बहुत खुश हूँ। जी, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि बाइक चलाने में कितनी कंफर्टेबल है, पिलियन के साथ भी और विदाउट पिलियन भी। जहाँ तक बाइक के कंफर्ट का सवाल है नरेश जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं इसको लेके किन्नौर गया, चितकुल गया, और यमुनोत्री गया, और मैंने काफ़ी लंबे लंबे पैच इस पे निकाले हैं। और मेरे भी दिमाग में प्रश्न था कि ये बाइक कितनी कंफर्टेबल हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये बाइक लूँ और ये कंफर्टेबल ना रहे। लेकिन जब मैंने इस बाइक को चलाया तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। इसको आप 500 किलोमीटर लगातार चलाओ, लेकिन बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है इसका, क्योंकि पोस्चर बहुत बढ़िया है। कंपनी ये कहती है कि ये पावर क्रूज़र है। इसका पोस्चर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा अपराइट भी नहीं है। इसके बीच का पोर्शन है, बीच का पोस्चर है, कंपनी ये क्लेम करती है, और बिल्कुल वैसा ही पाया। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। और मैंने इसमें हैंडल राइजर बार भी लगाए थे बीच में, लेकिन वो मैंने उतार दिए। मुझे लगा कि वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसका ओरिजिनल सेटअप है वही बहुत अच्छा है। और जहाँ तक बात रही पिलियन की, वैसे तो ये सिंगल राइडर गाड़ियाँ होती हैं, पिलियन के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपका पिलियन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और उसने राइडिंग की है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। मैंने एज ए पिलियन तो इसको राइड नहीं किया, लेकिन एज ए राइडर बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन जो पिलियन मेरे साथ जाते हैं उनकी रिपोर्ट ये है कि काफ़ी देर के बाद वो थक जाते हैं, तो ये पिलियन के लिए थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं है। जो गाड़ी का इंजन है वो कितना पावरफुल है, और इसकी साउंड कैसी है? अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इसका इंजन 273.3 सीसी का इंजन है। वो ओवरस्केयर इंजन है। इंजन 2-3 टाइप के होते हैं, अंडरस्केयर इंजन, ओवरस्केयर इंजन। ये ओवरस्केयर इंजन है, यानी इसका जो डायामीटर है पिस्टन का वो 89 mm है, और 60 mm उसका स्ट्रोक है। यानी डायामीटर ज़्यादा है, स्ट्रोक कम है। जब स्ट्रोक कम होता है तो RPM उसके बढ़ जाते हैं, यानी क्रैंक का डायामीटर कम हो जाता है। तो
उससे क्या होता है कि हाई आरपीएम पे बहुत ज़्यादा पुश मिलता है आपको एक। और ये हाई आरपीएम गाड़ियाँ हैं। इसका इंजन जो है वो 35 bhp प्रोड्यूस करता है पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जो कि ई सेगमेंट की गाड़ियों में काफ़ी अच्छा है टॉर्क। और इंजन बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको 3-4 हज़ार आरपीएम के आसपास चलाते हो, हैंडल करते हो, यानी 3-4 हज़ार आरपीएम के आसपास ही गियर बदलते हो और वहीं तक रखते हो उसको, तो एक नॉर्मल बाइक की तरह चलती है। लेकिन अगर आप इसको 5,000-6,000 आरपीएम के बीच में प्ले करते हो तो बहुत ही एग्रेसिव गाड़ी है ये। बहुत ज़्यादा आपको एक थ्रस्ट देती है वहाँ हाईवे पे और लगता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर बाइक चला रहे हो, एक थ्रिल आता है उसमें। तो इसलिए इंजन पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया इंजन है इसका और बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। मैं आपको इसके इंजन की आवाज़ सुना देता हूँ। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि काफ़ी अच्छा है। साउंड तो इसकी एक आम मोटरसाइकिल जैसी है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, जैसे कि ज़्यादातर राइडर्स को एक लाउड साउंड चाहिए होती है। और मुझे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें ऐसे कोई एग्जॉस्ट चेंज करवाने की, मुझे तो इसी के साथ कंफर्टेबल लगता है। सुरेश जी, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि बाइक लॉन्ग राइड और सिटी राइड में रिस्पॉन्स कैसा देती है? क्योंकि कोई भी भाई जो 2 लाख रुपए की बाइक ले रहा है, वो ये तो है नहीं कि वो सिर्फ सिटी राइड के लिए ले रहा है या लॉन्ग राइड के लिए ले रहा है, उसको दोनों जगह बाइक चलानी है। तो उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स बताओ कि बाइक कैसा रिस्पॉन्स करती है। जहाँ तक प्रश्न है लॉन्ग राइड और सिटी राइड का, मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस गाड़ी का जो टॉर्क है ना, वो 0 से लेके 160 की स्पीड तक लीनियर है बिल्कुल ही। यानी कई गाड़ियाँ होती हैं कि 80 की स्पीड तक तो बहुत एकदम फास्ट जाती हैं, उसके बाद वो थोड़ा स्लो मोशन में जाती हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसका इंजन ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको टॉर्क बिल्कुल लीनियर मिलता है, हर स्पीड के ऊपर बराबर टॉर्क मिलता है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसमें। और ये सिटी राइड में और लॉन्ग राइड में बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है गाड़ी की। यानी अगर आप सिटी में क्राउड में चल रहे हो और एकदम आपको गाड़ी को उठाना है, तो वो जो टॉर्क है वो एकदम आपको रिस्पॉन्स देता है। और अगर लॉन्ग राइड में भी आप चल रहे हो और जैसे आपको 100 से 120 जाना है या 120 से 140 जाना है, 140 से 160 जाना है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है इंजन को, वो एकदम जाता है, लीनियर है वो। तो इसलिए ये जो फीचर है इस गाड़ी का कि इसका टॉर्क बिल्कुल ही स्मूथ चलता है, तो ये आपको लॉन्ग राइड पे और सिटी राइड पे एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। फिफ्थ क्वेश्चन सुरेश जी, बाइक ऑफ रोड में कैसी है? बाइक कैसी चलती है ऑफ रोड में? क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी लंबे रूट पे जाते हैं, चाहे लद्दाख लगा लो, स्पीति लगा लो, तो 60% रोड मिलते हैं और 40% ऑफ रोड मिलते हैं। तो उसके हिसाब से कैसी है बाइक? अगर हम इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ऑफ रोड के लिए गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी का जो पावर है, जो उसका डिज़ाइन है, उसके लिए ऑफ रोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टायर की सिलेक्शन जो है ऑफ रोडिंग के लिए वो करनी पड़ती है। जैसे अभी एक जयपुर टायर है, ये जो MRF का जो स्टॉक टायर आता है, ये जयपुर टायर है। वैसे ये हाईवेज के लिए होता है। अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो इस पर, तो आपको टायर बदलना पड़ेगा। अदरवाइज़ गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ रोडिंग के लिए कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फीचर नहीं है इसमें। इसका डिज़ाइन जो है ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल अच्छा है। मैंने की है इस पर ऑफ रोडिंग, लेकिन टायर की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी आपको स्लिप करने की, उसको आप दूर कर सकते हो, टायर बदल सकते हो इसका आप। ऑफ रोडिंग के लिए ऑफ रोड टायर आप इसमें डाल सकते हो, अदरवाइज़ गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है? क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम मस्ट है किसी भी बाइक के लिए, किसी भी राइड, चाहे वो लॉन्ग राइड हो या सिटी राइड हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। साथियों, ब्रेक की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दोनों डिस्क ब्रेक हैं और दोनों ABS ब्रेक हैं और दोनों ड्यूल चैनल ABS ब्रेक हैं। आप ये देख सकते हो कि ये ABS सेंसर लगा हुआ है इसमें, ये, और डिस्क ब्रेक है दोनों के। और इसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। कंपनी का दावा ये है कि ये
100 की स्पीड से 46 मीटर पे रुक सकती है। और मैंने भी इसमें ब्रेकिंग टेस्ट की है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हो तो कि कंट्रोल से बाहर गाड़ी है आपकी, तो ये लगता है चलाते हुए कि आपके कंट्रोल में है गाड़ी, इसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी है। और ये जो ABS ब्रेक है, अगर कोई इसको ABS नहीं यूज़ करना चाहता, ये सेंसर निकाल सकते हैं हम, तो ये एक सिंपल ब्रेक की तरह बिहेव करेगी गाड़ी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बाइक देती कितना है लॉन्ग राइड पे और सिटी राइड पे, माइलेज कितना देती है, ये सबसे पहले देखा जाता है। किसी भी बाइक जब हम कोई भी बाइक लेने जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि बाइक कितना देती है। फ्रेंड्स, इस गाड़ी की माइलेज 28 से लेकर 30 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज है। और ये माइलेज लॉन्ग राइड पे और सिटी राइड पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क पड़ता है। मैंने चेक किया है इसको, ये 29 तक मुझे देती है एवरेज। 8 क्वेश्चन सुरेश भाई कि बाइक को हम कितना लीन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी हिल एरिया में जाते हैं तो बाइक को लीन करने की ज़रूरत होती है, तो बाइक वहाँ पे कितना स्लिप करती है जब हम इसको लीन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बाइक की लीनिंग की बात करें तो मैंने जो बुलेट है वो इसीलिए चेंज की थी, क्योंकि जब मैंने वो क्लासिक 350 ली और मैं चंबा का टूर लगाया मैंने उसके ऊपर, तो मुझे लीनिंग में बड़ी प्रॉब्लम आई वहाँ हिली एरिया में, क्योंकि उसके फुट रेस्ट नीचे लग जाते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, उसमें लीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे आई लीनिंग में, तो ये टायर की वजह से आई। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे लीनिंग में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। लेकिन जब मैंने रिव्यूज़ देखे राइडर्स के, तो मुझे पता चला कि ये जो स्टॉक टायर है MRF का, इसमें लीनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैंने एक नया टायर सेलेक्ट किया है। नए टायर की सिलेक्शन में मैंने सेलेक्ट किया है अपोलो अल्फ़ा H1। लेकिन 1-2 रिव्यूज़ मैंने देखे कि मिशलिन का टायर उससे अच्छा है। और एक यूट्यूबर ने मुझे बताया कि मिशलिन के टायर में एक प्रॉब्लम है, वो गर्म हो जाता है चलते चलते, और गर्म होने से वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने से वो स्किड कर जाती है गाड़ी। लेकिन मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, और जब मैं वहाँ दुकानदार के पास लेने गया तो उसने भी मुझे सेम प्रॉब्लम बताई। और क्योंकि अपोलो अल्फ़ा H1 अभी राइडर्स में काफ़ी फेमस हुआ है, मैंने उसका ऑर्डर किया हुआ है, 1-2 दिन में वो टायर आ जाएगा। और ये गाड़ी क्योंकि 11,000 किलोमीटर चल चुकी है, और ये MRF का टायर जो है ये भी काफ़ी घिस चुका है, ये बदलने लायक हो ही रहा है। तो लीनिंग की जहाँ तक बात है, लीन आप कितना भी कर सकते हो इस गाड़ी को, इसकी ग्रिप इतनी अच्छी है सड़क के ऊपर। 9th क्वेश्चन सुरेश भाई कि बाइक का लुक कैसा है, पब्लिक रिएक्शन कैसा है, कि पब्लिक देखती है या नहीं देखती है बाइक को चलते हुए। पब्लिक रिएक्शन की बात क्या करें नरेश जी, कई लोगों को शौक होता है कि मेरी गाड़ी को देख के लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो हर सबको होता है अंदर से माइंड में। लेकिन अब क्योंकि इसकी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है जैसी ये निंजा 1000 और ये इनकी होती है, तो काफ़ी लोग देखते भी हैं इसको। लेकिन मैंने एक बात नोट की, जब मैंने ग्राफिक्स वगैरह लगवाए तो पब्लिक रिएक्शन बढ़ गई है उससे थोड़ी सी, मतलब देखते हैं लोग। आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है जो देखती है कि बाइक टॉप स्पीड कितना है, बाइक टॉप स्पीड में कितनी चलती है। जहाँ तक गाड़ी की टॉप स्पीड की बात है, उसकी टॉप स्पीड 160 तक आराम से जाती है, और अगर एयर फ्लो पीछे की तरफ से है तो ये 160 से भी ऊपर चली जाती है, और ये बड़ा स्मूथ जाती है। ये ऐसा नहीं है कि 100 तक फास्ट जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे जाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसका टॉर्क जो है वो बड़ा लीनियर टाइप का है, यानी ये एक जैसी स्पीड जाती है इसकी, 0 से 160 तक ये एक जैसे तरीके से जाती है। मतलब ये इसका एक बहुत ही मार्वलस फीचर है। क्वेश्चन सुरेश भाई, बाइक में वाइब्रेशन कितनी है, क्योंकि हमने काफ़ी बाइक देखी है, कुछ मान लो 60-70 के ऊपर जाने के बाद वाइब्रेट करती है बाइक, जैसे हैंडल वाइब्रेट करता है, कई बार पैरों में वाइब्रेशन होती है, तो उसमें बताया कि इसमें वाइब्रेशन कितनी है और कितनी स्पीड के बाद है। फ्रेंड्स, जहाँ तक इसकी वाइब्रेशन की बात है, देखिए ये एक सिंगल सिलेंडर गाड़ी है, और सिंगल सिलेंडर में जो है वाइब्रेशन थोड़ी सी रहती है। अगर ये डबल सिलेंडर होती तो शायद वाइब्रेशन इसमें कम होती, पर जब ये 80 या 90 की स्पीड पर जाती है उसके ऊपर थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होती है। लेकिन वो वाइब्रेशन भी कोई ऐसी नहीं है कि आपको कोई इरिटेट करे या कुछ करे, थोड़ा सा पैरों में वाइब्रेशन आती है और
हैंडल में भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन वो कोई आपको अनॉयड नहीं करती है वाइब्रेशन। अब इतना बड़ा इंजन है इसका, तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो आएगी ही। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुरेश भाई कि बाइक का कूलिंग सिस्टम कैसा है। फ्रेंड्स, इस गाड़ी में जो इंजन कूलिंग सिस्टम है वो वाटर कूलिंग सिस्टम है। ये रेडिएटर लगा हुआ है गाड़ी का, और ये इंजन को कूलेंट से ठंडा करके रखता है, इसलिए गाड़ी हाई स्पीड पे और लॉन्ग राइड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि इसका जो रेडिएटर है वो बड़ी सेफ पोजीशन पर लगाया हुआ है कंपनी ने। मैंने चेक किया इसको, जब हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो वहाँ रेन है, बरसात है, मड है, कीचड़ है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो यहाँ तक वो उसके छिंटे जाते ही नहीं है, क्योंकि जो पहिया फेंकता है कीचड़ वो सामने चला जाता है, और ये बड़ा सेफ रहता है आपका रेडिएटर। ये एक बड़ा अच्छा फीचर है इसका। के बारे में एक कंपैरिजन हमने किया था, जो मेरी वाली बाइक अपनी काड़ो है और डोमिनार के बारे में, वो वीडियो का देखो, जो यमुनोत्री वाली ट्रिप की ये वीडियो है, एक बार उसको देखने से पता लग जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये नरेश जी ने बताया, गाड़ी के बारे में रिव्यू दिया ना इन्होंने, ये बताया कि रेडिएटर इस गाड़ी का थोड़ा नीचे है, और नीचे होने की वजह से ये देखिए इसके अंदर ना काफ़ी जम गया है मटेरियल, और ये बार बार इनको क्लीन करना पड़ता है। और जबकि अगर कंपैरिजन करें डोमिनार के साथ, तो डोमिनार का रेडिएटर बिल्कुल साफ पड़ा है, और ये क्योंकि ऊपर है, हाइट पे है, वहाँ छिंटे नहीं लगते हैं। ये इसका एक प्लस पॉइंट बताया इन्होंने। बाइक के सस्पेंशन कैसे हैं, क्योंकि किसी भी ऑफ रोड पे या लॉन्ग राइड पे सस्पेंशन काफ़ी अहम रोल निभाते हैं बाइक को चलाने के लिए, कि बाइक सस्पेंशन की वजह से पता लगता है कि बाइक कितनी कंफर्टेबल है। साथियों, जहाँ तक बात इसकी सस्पेंशन की है, ये 2018 मॉडल गाड़ी है, और 2019 मॉडल में कंपनी ने काफ़ी चीज़ें बदल दी हैं इसकी। जैसे एक तो सस्पेंशन ही बदल दी है, इसका एग्जॉस्ट है वो बदल दिया है, और ये जो फ्रंट फॉक्स हैं ये USD कर दिए हैं अपसाइड डाउन। तो ये चीज़ें कंपनी ने 2019 मॉडल में बदल दी हैं इसमें। तो 2018 मॉडल की जो रियर सस्पेंशन है ये बहुत हार्ड थी, और मुझे उसमें वो नेगेटिव पॉइंट ही लगता था गाड़ी में, और मैं बल्कि ये बोलता था कि इस गाड़ी में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है सस्पेंशन का। तो जब मैंने YouTube के ऊपर कुछ रिव्यूज़ देखे लोगों के, तो उन्होंने बताया कि ये 2019 का अगर आप सस्पेंशन चेंज करवा लो तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो पहले तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है ना भी ख़त्म हो, लेकिन मैंने इसको फिर कंपनी में ऑर्डर देके चेंज करवा लिया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बात बताऊँ कि अगर किसी के पास 2018 मॉडल डोमिनार है, तो बिना किसी टेंशन के मेरे पे विश्वास करके आप ये सस्पेंशन बदलवा लो। बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत ही अच्छा। यानी वो जो प्रॉब्लम मैं समझ रहा था इसमें एक हार्ड सस्पेंशन की, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब मैंने इसको बदलवाया है, ये सस्पेंशन नए मॉडल की लगवाई है, ये सस्पेंशन। और फ्रंट सस्पेंशन तो मुझे ऑलरेडी ठीक ही लगती है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल क्लियर बताऊँ आपको कि ये सस्पेंशन बदलवाने के बाद ना गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है, स्मूथ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश भाई, कि अगर आपको कुछ पता है या आप जानते हो इसके बारे में कुछ भी, जो BS4 मॉडल और BS6 मॉडल में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड, जहाँ तक क्वेश्चन है BS4 और BS6 के डिफरेंस का, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ ज़्यादा बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये सिर्फ इमिशन का मामला है, यानी जो गाड़ी इमिट करती है पीछे से धुआं, उसमें जो हानिकारक तत्व होते हैं उनके लेवल का मामला है कि BS6 में वो कम है और BS4 में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और क्योंकि BS4 और BS6 तो सिर्फ इंजन से, इमिशन से रिलेटेड मामला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इसकी एक कंपटीटर भी है बाइक, जो ड्यूक 390 एडवेंचर, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। रेट का डिफरेंस है 1.5 लाख रुपए का, वो हमें पता है, लेकिन अंदर इसमें क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फ्रेंड्स, जहाँ तक क्वेश्चन की बात है कि ड्यूक 390 और डोमिनार में क्या फ़र्क है, जबकि बोलने में ये आता है कि दोनों का इंजन सेम है। दोनों का इंजन सेम जरूर है, उनका सीसी जो उनका वॉल्यूम है वो सेम है 373.3, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेक्निकल फ़र्क है। उसमें इसकी जो कंप्रेशन रेशो है वो 11.3 है, और उसकी जो ड्यूक की कंप्रेशन रेशो है 12.6 है। तो कंप्रेशन रेशो वो मामला है, बाद में हम कोई रिव्यू कर लेंगे उसका कि ये होता क्या है।
लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि अगर कंप्रेशन रेशो थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो उसमें थ्रस्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, तो उसमें जो इनिशियल टॉर्क है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है ड्यूक में, और इसमें स्मूथ मिलता है, नॉर्मल मिलता है। अब क्योंकि किसी रेसिंग ट्रैक पे तो जाना नहीं होता हमें, और उसका रेट जो है इससे 1.5 लाख ज़्यादा भी है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर ऑप्टिमम तरीके से देखा जाए तो ये गाड़ी ठीक है इंडियन राइडर्स के लिए और हम जैसे मीडियम क्लास लोगों के लिए, क्योंकि अगर कॉस्ट वाइज भी हमें देखना होता है सब कुछ, तो इसमें यही फ़र्क है। कंप्रेशन रेशो में थोड़ा सा थ्रस्ट ज़्यादा मिल जाता है वहाँ। 16th क्वेश्चन सुरेश भाई, जो डोमिनार है उसकी सर्विस कॉस्ट कितनी है? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी बार सुपर बाइक्स हैं उनकी सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी हाई रहती है, तो हम ले तो लेते हैं लेकिन जब उसको चलाने जाते हैं तो अब हमको महसूस होता है कि हमने ये गलती कर दिया बाइक लेके। फ्रेंड्स, जहाँ तक सर्विस की बात है और हम देखते हैं इसको कि अभी कितनी चल चुकी है गाड़ी, ये इसका ओडोमीटर है, यानी गाड़ी 10,914 किलोमीटर चली है। तो फ्रेंड्स, सर्विस की जहाँ तक बात है कि जो 10,000 वाली सर्विस थी वो या तो 1 साल उसके लिए ज़रूरी था टाइम पीरियड, या 10,000 किलोमीटर, लेकिन जब गाड़ी को 1 साल हुआ तो ये 75 और 100 किलोमीटर चली थी, यानी 7,500 किलोमीटर, तो मैंने सर्विस वहाँ करवा ली थी, और क्योंकि वो फ्री सर्विस थी इसलिए अब तक मुझे कोई कॉस्ट का अंदाज़ा नहीं है गाड़ी की सर्विस का। गाड़ी की सर्विस जो है वो 10,000 किलोमीटर पे होती है, यानी 5,000 किलोमीटर के बाद माइनर सर्विस होती है, और फिर अगले 5,000 किलोमीटर के ऊपर मेजर सर्विस होती है, यानी जो इंजन ऑयल बदला जाता है वो 10,000 किलोमीटर के ऊपर बदला जाता है। मुझे लगता है कि 10,000 किलोमीटर के ऊपर अगर थोड़ी बहुत कॉस्ट पड़ भी जाए तो नेग्लिजिबल है वो। तो मेरा ये कहना है कि सर्विसिंग के मामले में भी ये बहुत ही इकोनॉमिकल गाड़ी है। सुरेश भाई, लास्ट क्वेश्चन कि क्या ये बाइक पूरी पैसा वसूल है? जो जितने पैसे की बाइक है उतने पैसे की एक्चुअली में ये है? जी हाँ नरेश जी, हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी पैसा वसूल गाड़ी है। जो मैंने बातचीत आप लोगों से की है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये गाड़ी एक पैसा वसूल गाड़ी है, क्योंकि इसमें जो कंफर्ट लेवल है, इसकी परफॉर्मेंस है, इसकी जो राइडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, और जो इसका एक सर्विसिंग का इकोनॉमिक्स है, और जो माइलेज मैंने आपको बताई कि 30 की माइलेज दे देती है, 29-30, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक बहुत ही मार्वलस गाड़ी है, बहुत ही पैसा वसूल गाड़ी है ये। और जब हम इसको राइड करते हैं तो राइडिंग में जो एक थ्रिल आता है उसकी तो बात ही कुछ और है। आई होप कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे कि आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सी बाइक हैं और ये हमने आपको पूरा बता दिया कि बाइक में क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन 2 लाख रुपए में जितनी क्वालिटी इस बाइक में है शायद आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो आप सर्च कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी बाइक को कंपैरिजन कर लेना तो रेट में तकरीबन 40% का आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन छूट गए हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।